आप सभी का अभिनंदन है और उसका एक विशेष कारण कि ये आयोजन सामान्य होकर भी असामान्य है। आयोजन तो दिल्ली में बहुत होते हैं, परंतु दिल्ली में लोकतंत्र को पिन मारने वालों के पिन कोड में आज ये वही आंगन है जहां शायद कभी कुर्सी और परिवार का नाता इतना गहरा है, इस दंभ का बीज मन में पला होगा। और आज ये मौका इसलिए भी मुझे विशेष लगता है कि अभी जिन्हें हमने सम्मानित किया वो लोग और पत्रकारिता में मेरे अग्रज लोग, सभी लोग हमारे साथ हैं। और उसके बीच में मेरी या अनिर्बान जी की भूमिका थोड़ी भिन्न प्रकार की हो जाती है, क्योंकि एक और हे राम को देखने वाली पीढ़ी है, रामायण के विभिन्न कांडों का पाठ करने वाली पीढ़ी है, दूसरी ओर एंड्रॉयड के बहुत सारे अपडेट्स के साथ बड़ी हुई दूसरी हुई पीढ़ी है। हम इन दोनों पीढ़ियों के बीच में संवाद के सेतु जैसे हैं, क्योंकि मेरा खुद का जन्म जो है वो इमरजेंसी के बाद ही हुआ है। और जब हम इस आपातकाल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसे दो तरह से समझा जाना चाहिए। एक तो आपातकाल से पूर्व की जनमानस में जो भाव था उस भाव का प्रसार कैसे हुआ, और दूसरा आपातकाल की स्थिति आई ऐसा सत्ताधीशों के मन में उस हनक का विस्तार कैसे हुआ। अगर इन दोनों प्रकरणों को देखें तो मुद्दा बहुत छोटा था। गुजरात के एक हॉस्टल में फीस वृद्धि से वो मामला बढ़ा था, और गुजरात इस दृष्टि से भी भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। बिहार की तो बात करते हैं, मगर बिहार से पहले गुजरात के मोरबी से वो मामला शुरू हुआ था। विभिन्न छात्रावासों से होते हुए जब देश के बहुत सारे कॉलेजेस उसमें जुड़े, फिर उसको एक राजनीतिक नेतृत्व भी मिला और वो आंदोलन छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन में भी परिवर्तित हुआ। और आगे चलकर राजनारायण ने जब चुनौती दी तो राजनारायण जी की चुनौती के बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया वो भी इसकी कड़ियां हैं विस्तार की और उसकी निष्पत्ति की। परंतु बहुत सारी बातें हैं कि इस आपातकाल की कड़ियों को खंगालना हो तो कैसे जोड़ें, कि ऐसी स्थिति क्यों आई। मुझे लगता है तीन चीजें इससे पहले समझने की हैं कि सत्ता हाथ से गई कैसे। हाईकोर्ट के उस फैसले की बात करें तो सत्ता हाथ में गई कैसे से पहले उसकी चाबी है कि सत्ता हाथ में आई कैसे थी। शास्त्री जी की दुर्भाग्यपूर्ण और रहस्यमयी मृत्यु के 11 जनवरी को वो 66 में मामला हुआ था, और उसके बाद थोड़े समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी के पास ये सत्ता थी, मगर 24 को उस सत्ता के सूत्र इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ गए। उन्होंने जैसी सत्ता देखी थी घर परिवार में, और इसी भवन से उन्होंने सत्ता का जो साक्षात्कार किया था, उन्होंने समझा कि शायद ऐसी ही होती है। और शायद वो ऐसा भी था कि उनको लगता था कि पारिवारिक भी होती है। संख्या बल कम था, और संख्या बल कम था परंतु आदत तो पुरानी थी। ऐसे में तीन प्रश्न ऐसे आए जिनकी चर्चा कम होती है। एक था गोलकनाथ केस। हेनरी और विलियम गोलकनाथ जालंधर में थे, सरकार जमीन अधिग्रहित कर रही थी, 500 एकड़ से ज्यादा उनकी जमीन थी। तो कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए भी मौलिक अधिकारों में सरकार हस्तक्षेप कटौती नहीं कर सकती।
सरकार को ये बात खटकी। और बाद में अगर आप देखेंगे तो 24वां और 25वां संशोधन जो आया है संविधान का, वो न्यायालय ने जो बोला है उसके प्रतिकार में वो संशोधन आया। दूसरा एक कदम था जिस पर न्यायालय की राय और सरकार की राय अलग थी, वो था कि जब इस देश को सरदार पटेल ने एक सूत्र में बांधा तो बहुत सारे जो राजे रजवाड़े रियासतें थी उनके साथ जो समझौते थे उसमें एक प्रीवी पर्स की व्यवस्था थी। वो प्रीवी पर्स की व्यवस्था भी एकाएक बंद की गई, उसमें भी संवाद बहुत नहीं था और सरकार और न्यायतंत्र दो अलग अलग रुख लिए हुए दिखाई देते थे। तीसरा मामला बहुत दिलचस्प है, वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बड़े बैंक थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंकों का निजीकरण अच्छा था या बुरा था या कैसा, उसके राजनीतिक पक्ष की बात मत कीजिए, परंतु ये बात अवश्य होनी चाहिए कि बैंकों का निजीकरण हुआ कैसे। एक डीएन झा साहब होते थे वित्त मंत्रालय में, वो जो वर्टिकल थी बैंकिंग की वो हेड करते थे। उनके पास एक फोन आता है कि ऐसा ऐसा विचार पीएम के मन में आया है और इसके लिए आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। उन्हें शायद 2-3 घंटे का समय दिया गया एक रफ ड्राफ्ट के लिए, और उसके बाद 2 दिन के भीतर वो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के नाम से वो बिल आता है और आकाशवाणी पे इंदिरा गांधी जी आती हैं और बैंकों का निजीकरण हो जाता है। बहुत सारे लोग जो संवाद की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, संसद में चर्चा की बात करते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार से चीजों को ले जाने की बात करते हैं, वो एक सुविधाजनक चुप्पी के साथ बिना शोध के इन मामलों को किनारे कर देते हैं कि सरकार का रुख क्या था, सरकार क्या लोकतांत्रिक ढंग से चल रही थी क्या। और सरकार जब लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चलती तो मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब का एक संविधान सभा में उन्होंने एक जो कथन कहा था बहुत तीखा है, मगर उसके मन में उनके मन में जो भाव रहा होगा उसे समझना चाहिए कि ये संविधान जो है हमारे देश का वो हर दृष्टि से पूर्ण है, मगर ये अगर इसके अंतर्गत भी कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो सत्ता में जो बैठा है वही अधम है, वही नीच है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और इस संविधान के अंतर्गत वो दोष पैदा होता हुआ उन घटनाक्रमों के बीच में सत्ता में न्यायपालिका को भी दिखा, संविधान के रखवालों को भी दिखा और इस देश के छात्र शक्ति को भी दिख रहा था। उसके बाद एक और मामला आता है अडनीर ट्रस्ट का मामला। केशवानंद भारती मामले के नाम से वो आज सबसे ज्यादा इतिहास के और भारतीय आधुनिक इतिहास के और कानून के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिफाइन किया गया था। सरकार ने दोबारा से एक संशोधन लेकर आई थी सरकार मौलिक अधिकारों के लिए, शायद 39वां और 41वां संशोधन है। और अब कभी ईवीएम पर उंगली उठाना, इस पर उंगली उठाना, उस पर उंगली उठाना, ये बातें होती हैं और उसके पक्ष में लोग खड़े होते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि उस समय सरकार क्या संशोधन लेकर आई थी। इंदिरा गांधी जी का विचार था कि इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन सब का जो भी चुनाव होता है, उनका निर्वाचन होता है, चयन होता है, उसकी वो किसी भी तरह से न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। उन्हें न्याय के कटघरे से अलग रखा जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। और केशवानंद भारती मामले के बाद जब ये मामला आया आगे, तो जो संविधान की जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी उसने इसे खारिज कर दिया। अब दोनों ही मामलों में, जो पहले वाला मामला था जिसमें केशवानंद भारती मामला जब सेटल हुआ तब, और ये संशोधन आया तब, दोनों महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हुई। मैं संक्षेप में कहूंगा कि पहले वाले में जैसे ही सरकार के रुख से अलग न्यायपालिका दिखी 6-7 के
बहुमत से वो डिवाइडेड एक फैसला था, तो उसके अगले ही दिन जिन्होंने सरकार के रुख का समर्थन नहीं किया, ऐसे एक न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, A.N. रे साहब, उनको फोन जाता है और कहा जाता है कि क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने को सहमत हैं, राजी हैं, तैयार हैं? वो कुछ कहें उससे पहले कहते हैं 2 घंटे का समय हमें जवाब दो। 2 घंटे के बाद जवाब जो देना था वो जवाब देते हैं और वो मुख्य न्यायाधीश बना दिए जाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश बनाने में भी एक खेल जो समझने की बात है, न्यायमूर्ति शेलॉट, न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति ग्रोवर, 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने सरकार के रुख का विरोध किया। तो उन 3 नामों को नीचे करते हुए वरिष्ठता क्रम में आज जो न्यायपालिका की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की वरीयता का वो क्रम तोड़ दिया। और दूसरे संशोधन के बाद जब वही स्थिति सरकार के लिए आती है तो वहां पर H.M. बेग साहब आते हैं, क्योंकि ADM जबलपुर और शिवकांत मिश्रा वाला जो मामला था, उस मामले में भी और केशवानंद भारती मामले में भी, दोनों में सरकार से अलग रुख लेते हुए जस्टिस खन्ना दिखाई देते हैं। तो इस देश की न्यायपालिका को नतमस्तक करने की जिद, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को घुटनों चलाने की का एक हठ, इस देश के लोकतंत्र को नष्ट करना या उसको मनमाने तरीके से व्याख्यायित करना कि नहीं हमारे चुनाव को भी कोई चुनौती नहीं देगा, हमारे निर्वाचन को भी कोई चुनौती नहीं देगा, इस देश में मौलिक अधिकारों की भी कोई जगह नहीं होगी। तो जब हल्के बहुमत के साथ आई थी, उसके बाद जब 71 में सीटें 352 हुई तो लगा कि अब हमारी ताकत ज्यादा है। तो इस पलटवार, इस कसक और टीस की परिणति थी इस देश में आपातकाल लगना। और मुझे लगता है कि आज ये भारतीय लोकतंत्र का जीवंत मंच आज उसी आंगन में सजा है। शोधार्थी हैं, राजनीतिक क्षेत्र के, समाज क्षेत्र के, पत्रकारिता क्षेत्र के, अलग अलग रुख मत रखने वाले लोग होंगे, परंतु उस संघर्ष को, उस कलुष कथाओं को जिनकी चर्चा नहीं होती, हम उस समाज के बीच में ले जाएं जिसके लिए कहा तो जाता है कि दुनिया का सबसे जीवंत, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, मगर उस लोकतंत्र ने कैसा आघात काल झेला है 21 महीने का, आज उस आघात काल को समझने का समय है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और इस विषय के अधिक बड़े विद्वान इस सभागार में भी और मंच पर, तो हम सब जिनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, अमित भाई हमारे साथ हैं, मैं उनकी बात अधिक सुनना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस विषय को आगे लेकर जाना, उस पर चर्चा और शोध करना अभी बाकी है। 50 साल हुए मगर कहानी पूरी दुनिया में लेकर जाने का काम अभी बाकी है। धन्यवाद।